मेरी कविता शब्दों का सोले श्रृंगार नहीं है और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों के गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदनहार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकराकर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी और कुरुक्षेत्र में कौरव दल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी और भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी। अरे विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी और मेरी कविता जर्रा जर्रा हिंदुस्तान कहेगी। मेरी कविता जर्रा जर्रा हिंदुस्तान कहेगी। मेरी कविता को सुनने लायक आपको बनाना चाहता हूं। एक घटना घटी हमारे देश में। क्यों हम इतना संवेदनहीन हो जाते हैं, क्यों ये सरकार इतनी भीरू हो जाती है। जिस देश में एक वाकया बताता हूं आपको। 2 सैनिकों को करगिल के युद्ध में 3200 फुट की ऊंची चोटी पर भेजा गया और इसलिए भेजा गया कि वहां जाकर संकेत देना कि पाकिस्तान ने बंकर कहां बना रखे हैं। वहां जाकर संकेत देना हम यहां से गोलीबारी करेंगे, जहां तुम होंगे उसी जगह आकर बम पड़ेगा और हम उन बंकरों को नष्ट कर पाएंगे। दोनों सैनिक 3200 फीट की ऊंची चढ़ाई को तय करने के लिए तैयार थे। दोनों जब रवाना हुए, बीच में एक जानते थे दोनों की क्या हश्र होने वाला हम दोनों का, लेकिन ऐसे जांबाज सैनिकों की बात आपके बीच इसलिए रख रहा हूं कि जालौर की धरती में देशभक्ति की ज्वाला कैसे फटती है उसको देखना चाहता हूं। टिप्पणी करता हूं कि एक सैनिक ने दूसरे से कहा कि मुझे घड़ी देखकर बताओ कि समय क्या हो गया है। दूसरे सैनिक ने कहा कि अभी अभी जो बम फटा था उसकी आवाज से, उसके धमाके से मेरा घड़ी वाला हाथ टूटकर गिर गया था। मैंने मेरे झोले में उस हाथ को रखा हुआ है, तुम उस हाथ को पीछे से निकालो क्योंकि मेरे एक हाथ में राइफल है। तुम पीछे से उस हाथ को निकालकर घड़ी देखकर बताओ कि समय क्या हो गया है। कोटा जहां से सुरेश अलबेला आते हैं, अजय आहूजा जो पहले शहीद हुए, ये गौरव राजस्थान को मिला हुआ है। 498 लोग शहीद हुए थे करगिल के युद्ध में। इस देश ने 498 योद्धा खोए, 274 योद्धा केवल इस राजस्थान की वसुंधरा ने दिए थे। अजय आहूजा कोटा के एक शहीद हुए, पहले शहीद। 15 दिन पहले उनकी बहन ने कहा था कि भैया अब के राखी करके जाना, तुम छुट्टी पर आए हो, अभी राखी करके जाना। इस बार मैंने, क्योंकि अगले वर्ष मेरी शादी हो जाएगी, मैं चाहती हूं कि मेरे नन्हे हाथों से, कुंवारे हाथों से तुम्हारे हाथों में अंतिम बार राखी बांध लूं। ये मेरे मन की इच्छा है। पिछले 6 साल से मैंने राखी नहीं बांधी। 6 साल से तुम सेना में राखी की छुट्टी लेकर नहीं आ पाए। अजय आहूजा को राखी के 4 दिन पहले सूचना मिली कि करगिल में युद्ध की स्थितियां हैं। अजय आहूजा वहां से रवाना हुए, तब कहने लगे कि बहन मैं चाहता हूं कि मैं राखी बंधवाकर 4 दिन बाद चला जाऊंगा। उस बहन ने कहा कि नहीं, ये देश की अस्मत का सवाल है, देश की रक्षा का सवाल है। राखी तो फिर अगले वर्ष आ जाएगी, तुम जाओ भैया, देश की रक्षा करो। हम उस देश के रहने वाले लोग हैं। इस देश को आजादी मिली तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की वजह से नहीं, अरे उन माताओं की वजह से मिली। अब के माताओं की चेतना को देखना चाहता हूं। बहुत अच्छी तालियां आप बजा, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आप सुन रहे हैं। मैंने पिछले 5 वर्ष में जितने कवि सम्मेलन किए, इतना अच्छा समर्थन आज तक 5 वर्ष में किसी कवि सम्मेलन को नहीं मिला। माताओं की चेतना देखना चाहता हूं, माताओं के अंदर उठता हुआ शौर्य देखना चाहता हूं कि इस देश की वसुंधरा पर माता किस प्रकार से वीरता दिखला देती है। इस देश को आजादी मिली तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की वजह से नहीं,
अरे उन माताओं की वजह से मिली जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा करके इस देश पर न्योछावर कर दिए साहब। शादी तो भगत सिंह भी करना चाहते थे, अपनी मां का दूध तो भगत सिंह भी पीना चाहते थे, लेकिन जिस दिन भगत सिंह को फांसी हुई थी उसकी मां की छाती उथाले मार रही थी, उसका दूध फट रहा था और ये देश का योद्धा भगत सिंह इस देश की आजादी के गले में वरमाला डाल रहा था। उसी धरती पर क्यों नहीं इस देश की सरकार ने यह कहा, मुझे पता नहीं, कि एक हमारे सैनिक का मस्तक काटकर दुश्मन देश के लोग ले गए। 5 दिन तक उस मां ने अपने बेटे का मस्तक पाने के लिए अनशन किया। इस देश की सरकार ने चुनौती क्यों नहीं दी कि ये पाकिस्तान हमारे जवान का मस्तक लौटा दो, वरना 24 घंटे बाद हम तुम्हें तहस नहस कर देंगे। तमाम बड़े बड़े लोग बैठे हैं और उनसे भी बड़े लोग वो बैठे हैं जिनके हृदय में देशभक्ति की ज्वाला फूट रही, ज्वालामुखी फट रहा है। मैं उनके बीच खड़ा होकर कविता पढ़ना चाहता हूं। मुझे एक बार आशीष दे, मैं कविता शुरू करना चाहता हूं। एक बार आशीष। कि शीश नहीं है सैनिक का, ये भारत मां का मस्तक है, और पृथ्वीराज के सिंह द्वार पर यह गौरी की दस्तक है। पृथ्वीराज के सिंह द्वार पर यह गौरी की दस्तक है। सिंहासन कायरता छोड़ो, शस्त्रों का संधान करो, और सेना को आदेश थमा रणचंडी का आह्वान करो। सेना को आदेश थमा रणचंडी। मैंने इस कविता को इसलिए लिखा साथियों, उस मां ने जब 5 दिन तक अनशन किया, एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि जब तुमने अपने बेटे को इस देश के समर्पित कर दिया, फिर क्या जरूरत थी अनशन करने की? उस मां ने कहा कि हां, मैंने मेरे बेटे के प्राण तो इस भारत माता पर न्योछावर कर दिए थे, लेकिन आखिर तो मैंने उसको जन्म दिया था, उसकी पार्थिव देह पर तो कहीं मेरा अधिकार बनता था। शीश नहीं है सैनिक का, यह भारत मां का मस्तक है। पृथ्वीराज के सिंह द्वार पर यह गौरी की दस्तक है। पृथ्वीराज के सिंह द्वार पर यह गौरी की दस्तक है। जो आंख उठी है भारत पर, कसम राम की आंख फोड़ दो। ले नापाक इरादे जो भी हाथ उठे वो हाथ तोड़ दो। मातृभूमि पर घात बने बकरों को ऐसा झटका दो कि उनके जिंदा शीश काटकर लाल किले पर लटका दो। और गांडी उठा लो अर्जुन, फिर से समर महाभारत कर दो, और लाहौर कराची रावलपिंडी तक भारत ही भारत कर दो। इतनी तालियां तो मैंने पिछले 10 साल में नहीं देखी साहब, और इतने अच्छे श्रोताओं के दर्शन राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान की धरती पर किसी कवि सम्मेलन में नहीं किए साहब। ये सुनहरा राजस्थान को बधाई देना चाहता हूं। ये हमारे अग्रज अनिल जी भाई साहब, पूरे देश में हम कवियों को ले जाते हैं, पूरे देश में हम कवियों के माध्यम से एक जागरण का कार्य करते हैं। पिछले दिनों भीलवाड़ा में बैठे थे, भीलवाड़ा में इन्होंने कहा कि राजस्थान के इतने शहीद हुए, मैं चाहता हूं कि इन शहीदों को अपन इनके घर पर जाएं, इनकी क्या स्थितियां हैं, इनके बेटे पढ़ते हैं कि नहीं, इनके घर में रोटी कैसे चलती है, इनके घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, इनके लिए अपन क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सुनहरा राजस्थान यदि अभियान ले ले, ये तमाम कवि जिम्मेदार हो जाएंगे, और ये सब एक एक शहीद के घर जाकर उनकी सुध लेंगे, और इस सरकार को बताएंगे कि फलां शहीद को फलां समस्या है, अगर सरकार उसको दूर नहीं कर पाएगी तो ये तमाम पारिश्रमिक उन शहीदों के परिवारों पर लुटा देंगे। हम भारत के स्वाभिमान पर अपना लहू बहाते हैं, और जब तक प्राण रहे तन में है गीत वतन के गाते हैं, पर सत्ता के गलियारों में सब कुर्सी के कायल हैं, कोई दर्द नहीं उनको जब भारत माता घायल है। शांति वार्ता की भाषा के शायद ये परिणाम हुए, इतिहास कलंकित कलुष देश के सैनिक भी कुर्बान हुए। अरे बादशाह पर नजर उठा दी, बादशाह पर नजर उठा दी वैश्विक कायर प्यादों ने, और आखिर अपनी जात बता दी जिन्ना की औलादों ने। आखिर अपनी जात बता दी।
कलेक्टर साहब, ये चेतना जालोर की चेतना है, ये आपके संस्कार है, इस धरती के संस्कार हैं, इस वजह से ये लोग देशभक्ति को इस प्रकार से सुनते हैं। मैं निवेदन करता हूं, क्या हुआ था करगिल में, एक छोटी सी बात निवेदन करता हूं कि मातृभूमि की खातिर मृत्यु उत्सव है, साथ नहीं। ये इधर जो वार्ड नंबर 18 बैठा हुआ है, एक भी ताली अभी तक नहीं आई तुम्हारी तरफ से। मातृभूमि की खातिर मृत्यु उत्सव है, साथ नहीं, और देश की खातिर लहू बहाना वीरों का अपराध नहीं। अरे ज्वार उठा था शोणित में, पर सपने चकनाचूर हुए, और सिंहासन की नामर्दी से हम मरने पर मजबूर हुए। घाटी में कोहराम मचाया दुष्टों की बर्बरता ने, और बाजू बांध दिए वीरों के दिल्ली की कायरता ने। अरे आजादी हमको देते तो कब्रिस्तान वही होता, आजादी हमको देते तो कब्रिस्तान वही होता, और भारत मां सौगंध तुम्हारी पाकिस्तान नहीं होता। पिछले दिनों भाई साहब ने एक प्रवासियों का सम्मेलन किया जयपुर में, एक कार्यक्रम रखा, उसमें एक अमेरिका के मित्र आए, कहने लगे, कोई बात नहीं आप इधर ध्यान रखो, एक अमेरिका के मित्र आए, कहने लगे हमारे देश ने बहुत प्रगति कर ली, हमारे यहां मोटरसाइकिल, बंदर मोटरसाइकिल चला लेते हैं। चीन के एक मित्र थे, कहने लगे हमारे यहां कोई खास बात नहीं, तुम्हारे यहां क्या हुआ, हमारे यहां तोते जो है वो रिक्शा चला लेते हैं। मैंने कहा तुम दोनों ही कोई खास बात नहीं कर रहे, एक ऐसा भी संसार में देश है जहां गधे सरकार चला लेते हैं। क्या बात है, आप लोगों को पता है कि कौन सा देश है जिसमें गधे सरकार चला? जिसको पता नहीं हो हाथ नीचे रखे, बाकी सब ऊपर करके ताली बजा के बता देंगे। सबको पता है। अरे तुम महफूज नहीं रख सकते भारत मां की शान को, और कायर कंठ नहीं गा सकते जनगण मन के गान को, कायर कंठ नहीं गा सकते जनगण मन के गान को। सत्ता मद में भूल गए तुम, सत्ता मद में भूल गए तुम सेना के सम्मान को, और निज शोणित से धरा सींचते वीरों के बलिदान को। हल्दी घाटी पर अंकित उन गाथाओं को याद करो, तरुणाई में देशभक्ति का ज्वार उठे वो बात करो। जो आंख उठी है भारत पर कसम राम की आंख फोड़ दो, ले नापाक इरादे जो भी हाथ उठे वो हाथ तोड़ दो। अब जिंदा कर दो भारत मां के मरते स्वाभिमान को, अब जिंदा कर दो भारत मां के मरते स्वाभिमान को, और बिना चुनौती दिए मसल दो सरहद के शैतान को। एक पत्रकार ने उस मां से पूछ लिया, अनिल जी भाई साहब, कि आखिरकार मस्तक के लिए तुमने 5 दिन तक अनशन क्यों किया? उस मां का जवाब सुनिएगा। उस मां ने कहा कि मैं मेरे बेटे के मस्तक को इसलिए प्राप्त करना चाहती थी, जब देश का दुश्मन सामने खड़ा था तो स्वाभिमान की रेखाएं किस प्रकार से खींची हुई थी उसके ललाट पर, मैं उसके ललाट के दर्शन करना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि देश का दुश्मन जब सामने खड़ा था तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी। मैं देखना चाहती थी कि उसकी भ्रिकुटी किस प्रकार से तनी हुई थी। मैं देखना चाहती थी कि उसके आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी। और ये देखकर ये बताना चाहती थी अपने नन्हे पोते को कि देश का दुश्मन जब सामने खड़ा हो तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए। मैं केवल अंतिम 2 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेना चाहता हूं। मैं अंतिम 2 पंक्तियां इसलिए पढ़ना चाहता हूं, बाद में आप चाहोगे तो मैं कविता और सुनाऊंगा, लेकिन ये 2 पंक्तियां मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं। मैं फिर एक बार आप सब लोगों को निवेदन करना चाहता हूं, या तो सारे हाथ नीचे रखना, मैं चुपचाप भिलवाड़ा चला जाऊंगा, कोई गिला कोई शिकवा मेरी तरफ से नहीं होगा, और जीवन में कभी जालौर नहीं आऊंगा। लेकिन यदि आपके दिल की बात, मेरी कविता नहीं, आपके दिल की बात को यदि मैंने शब्द दे दिए हों, आपको लगे कि मैंने आपके दिल की बात को लेकर एक कविता में लिख दिया है, और उस कविता का भाष्य
खड़ा होकर इस मंच पे आ गया है, तो अंतिम दो पंक्तियों पर मुझे वो आशीर्वाद देना कि मैं जीवन के 50 वर्षों तक यदि कविता पढ़ूं तो 50 वर्षों में जालोर को भूल न पाऊं। एक भी हाथ, या तो सारे हाथ नीचे रहे, मुझे कोई गिला कोई शिकवा नहीं होगा, या फिर सारे हाथ उठे और अंतरिक्ष में इस प्रकार से गड़गड़ाहट में बदल जाए कि तालियों की आवाज ठेर दिल्ली तक पहुंच जाए। निवेदन करता हूं कि या तो मस्तक लौटा दो, या तो मस्तक लौटा दो तुम भारत के इस जवान को, या तो मस्तक लौटा दो तुम भारत के जवान को, या तो मस्तक लौटा दो तुम सेना के जवान को, या मोदी के हाथ थमा दो पूरे हिंदुस्तान को। मेरे ख्याल से आपकी आवाज पहुंच रही है योगेंद्र शर्मा तक। इसी प्रेम से आप योगेंद्र शर्मा को एक बार फिर आशीर्वाद दें। मित्रों, योगेंद्र शर्मा आपके बीच में फिर आएंगे, एक कविता और पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सुनेंगे योगेंद्र शर्मा को। आप जब तक चाहेंगे तब हम इस अंगारा, ये अवोज का कवि हमारे बीच में है, और मैं चाहता हूं कि एक कविता योगेंद्र शर्मा और सुनाएं। अगले दौर में हम इन्हें फिर सुनेंगे। आपकी जोरदार तालियों के बीच एक बार आपके इसी प्यार और मोहब्बत के बीच में योगेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके बीच। मैं कई कवि सम्मेलनों में जाता हूं, अनेक कवि सम्मेलन में जाता हूं, और अक्सर होता यह है कि कलेक्टर साहब आते हैं, सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करते हैं, फिर कहते हैं मुझे जरूरी काम है, थोड़ा जाना है। लेकिन यहाँ विराजमान कलेक्टर साहब को मैं बधाई भी देता हूं, इनका आभार भी ज्ञापित करता हूं, आपने छोटी छोटी कलमों को इतना सम्मान दिया। सुनहरा राजस्थान आपके इस अनुष्ठान में जो आपकी उपस्थिति की आहुति है, इसको कभी भूल नहीं पाएगा। ये मैं आपको आभार ज्ञापित करते हुए निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कविता तो मैं बिल्कुल ऐसी पढ़ना चाहता हूं। थोड़ी सी आवाज़ कम कर दी क्या भैया आपने? यार आप इस तरह से छेड़खानी मत करो जैसे देश की पार्टियां करती है। कविता तो मैं ऐसी पढ़ना चाहता हूं, बिल्कुल ज्वलंत कविता पढ़ना चाहता हूं, लेकिन उस कविता को मैंने अभी कल ही लिखा है, मैं उसको याद नहीं कर पाया, ये मेरी गलती है। मैं कविता को कागज लेकर पढ़ता नहीं हूं, लेकिन यदि आप कहें तो मैं उस संकल्प को तोड़ सकता हूं, क्योंकि इस देश में एक ऐसी घटना घटित हुई। एक मिनट, इस देश में एक ऐसी घटना फिर घटित हुई। अफजल को फांसी दे दी गई, और फांसी देने के बाद उन्हीं लोगों में से एक बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने यह कहा कि यह फांसी गलत हुई है, हमें विश्वास में नहीं लिया गया, और इससे कश्मीर का गुस्सा बढ़ेगा। यह घटना घटित हुई। उसी व्यक्ति ने कभी यह भी कहा था कि अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए, उसको माफ कर देना चाहिए। ये स्वर भी उसके उठे थे। मैं उस कविता का पाठ आपके बीच तब कर सकता हूं जब मुझे आप इजाजत दें कि मेरी जेब में पड़ा हुआ कागज में निकाल लूं। ठीक है, फिर मैं वो कविता आपको सुनाना चाहता हूं कि इस देश का जब कोई स्वर इस प्रकार से उठे, जब हम किसी आतंकवादी को फांसी दें। भैया इधर से थोड़ी आवाज़ ज़्यादा आ रही है आप लोगों की, बातचीत मत करो यार, बातचीत करने से क्या होता है, सब काम गड़बड़ा जाता है। इतने लोगों की उपस्थिति, ये कोई समय खराब करके आपकी बातचीत सुनने के लिए तो बैठे नहीं। ये इतना समय और ऐसा अमूल्य समय जो इनके जीवन में फिर कभी आने वाला नहीं है, ये आएगा नहीं। तो ऐसे समय पे सिर्फ कविता सुने, कविता की तरफ ध्यान रखें। आप लोगों ने इजाजत बख्शी है, मैं उस कविता का पाठ करना चाहता हूं। कलेक्टर साहब इजाजत है। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर फांसी दी, हम
2 आतंकवादियों को फांसी दी इस देश की सरकार ने। हम तहे दिल से आभार ज्ञापित करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन फांसी देने में जितना विलंब हुआ है, 500 उग्रवादियों को फांसी पे लटकाया जा सकता था इतने समय में, और कम से कम एक उग्रवादी को सही समय पे फांसी पे लटका देते तो मुंबई जैसा बड़ा हत्याकांड जिसमें 200 हमारे निर्दोष लोग मारे गए शायद नहीं मरते। हाल ही में एक हैदराबाद के किसी कट्टरपंथी ने बोला भी है, जो कल तक जेल में था, आज शायद उसको वापस कानून ने जमानत दे दी। उसने बोला भी कि वो जो है, आप तो यार बहुत इंटेलिजेंट हो भाई साहब, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा और। हाँ, ठीक है। उसने बोला भी कि अगर ये देश हमारे फला को फांसी देता है, अफजल को फांसी देता है, अजमल कसाब को फांसी देता है, तो फिर फला को फांसी पे क्यों नहीं लटकाया गया? इस प्रकार की भाषा में मंच से बोलना नहीं चाहता, मैं सिर्फ कविता सुनाना चाहता हूं, मैं कविता पर आना चाहता हूं कि अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता, और सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई पर हमले की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। कि 100वीं गाली देकर उसने पापों का घट भर डाला। 100वीं गाली दे, एक कथा आपने सुनी होगी जिसमें शिशुपाल की मां ने कृष्ण से वचन ले लिया कि मेरा बेटा उद्दंड है, जब तक ये 99 गालियां दे तब तक इसको माफ कर देना। घटना घटित होती है, कविता से जुड़िएगा। कि 100वीं गाली देकर उसने पापों का घट भर डाला और चक्र सुदर्शन उठा, कृष्ण ने शिशुपाल वध कर डाला। सत्ता का इंसाफ तराजू मध्य हवा में डोल गया, गद्दारों के मंसूबों से लहू हमारा खौल गया। एक सपोला महाकाल के बाहुबल को तोल रहा, अरे एक सपोला महाकाल के बाहुबल को तोल रहा, अरे कश्मीर का अब्दुल्ला ये भाषा कैसी बोल रहा। कश्मीर का अब्दुल्ला होगा मुख्यमंत्री, लेकिन एक जिम्मेदार पद पर बैठने के बाद यदि कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो इस देश की जनता का यह फर्ज बनता है, और खास तौर से इस कवि समाज का फर्ज बनता है कि उस बात को इंगित करे। पिछले राष्ट्रपति ने अपने पद पर बैठे हुए ऐसे 7 लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने 8 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार करके उसका मर्डर कर दिया था। शायद उनको माफी देने का अंजाम यह हुआ कि दिल्ली में एक गैंगरेप का कांड हो गया। मैं वर्तमान राष्ट्रपति का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे देश में बंदी 2 आतंकवादियों को फांसी देकर एक नया इतिहास रचा, नई पगडंडी बना दी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक सपोला महाकाल के बाहुबल को तोल रहा, कश्मीर का अब्दुल्ला ये भाषा कैसी बोल रहा। काफिर अफजल की फांसी पर देशद्रोह की बात करे, अरे काफिर अफजल की फांसी पर देशद्रोह की बात करे। भारत के गद्दार वही जो भारत मां पर घात करे और आस्तीन में सांप पालना अब हमको स्वीकार नहीं, और हिंदुस्तान में गद्दारों को जीने का अधिकार नहीं। कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा, हे वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है, फिर मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? वृक्ष का जवाब सुनिएगा, इस देश की तस्वीर का आकलन कीजिएगा, स्थिति का आकलन कीजिएगा। वृक्ष ने कहा कि यह कुल्हाड़ी मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन जाए और यह दंश मुझे झेलना पड़े तो दर्द होना स्वाभाविक है। ये जो हत्ता तुम्हारा साथ दे रहा है ये मेरे वंश की औलाद है, अगर ये तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम मुझे काट नहीं पाती। आस्तीन में सांप पालना
भारत को स्वीकार नहीं और हिंदुस्तान में गद्दारों को जीने का अधिकार नहीं। अरे दहशतगर्दों की फांसी से देशद्रोह के फन कुचले, लेकिन इन घटनाओं पर भी गद्दारों के मन मचले। अब्दुल्ला के बहने वाले आंसू तो घड़ियाली हैं और देश विभाजन के मंसूबे महज पुलाव ख्याली हैं। अंगारों के पथ पर भी हम कभी मौत से डरे नहीं, 100 घाव सहे सीने पर मरकर भी हम मरे नहीं। बारूदी चिंगारी तो क्या दावानल से जले नहीं और दीवारों में चिने गए पर धर्म युद्ध से टले नहीं। तेरी गीदड़ भभकी से, थोड़ा सा तालियां तब बजाना जब मेरी पंक्ति पूरी हो जाए, फिर चेतना देखता हूं कि तेरी गीदड़ भभकी से ये दिग्गज डोल नहीं सकते। तेरी गीदड़ भभकी सुनकर दिग्गज डोल नहीं सकते और भारत की धरती पर तुम ये भाषा बोल नहीं सकते। भारत की धरती पर, भारत की धरती पर, भारत की धरती पर तुम ये भाषा बोल नहीं सकते। और एक नेत्री ने तो और कमाल कर दिया, उसने कहा कि इस देश की सरकार ने उसके 5 वर्ष के बेटे को फांसी से पहले मिलने तक नहीं दिया। मुझे तो ये ध्यान में है कि अफजल 12 वर्ष से जेल में ही था, फिर ये 5 वर्ष का बेटा। बात को संवेदनशील बनाना चाहते लोग, सोचते नहीं। वंदे मातरम के गायन पर तुम प्रतिबंध लगाते हो, देशद्रोही तुम भारत मां को डायन तक के जाते हो। अरे अफजल और कसाबों को तुम जिहादी बतलाते हो और भगवा पर आतंकी होने का इल्जाम लगाते हो। यदि काबू में रखना हो कमजरफों की जुबान को और जागृत करना चाहो अपने स्वाभिमान को, अरे सारी दुनिया कदमों में झुक सकती है सम्मान को। बस एक बार गुजरात बना दो पूरे हिंदुस्तान को। अभी भी कुछ हाथ में देख रहा हूं, जिम्मेदारी भूलकर कुछ हाथ अभी भी नीचे है। मैं उन हाथों को चुनौती देता हूं कि अगर उनमें ताकत है तो अगली 2 पंक्तियों के बाद अपने हाथों को नीचे रख के दिखाएं, मैं कविता पाठ करना छोड़ दूंगा। मैं उन लोगों को चुनौती देता हूं जिनके हाथ अभी भी नीचे है। अगली 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सारी दुनिया कदमों में झुक सकती है सम्मान को। बस एक बार गुजरात बना दो पूरे हिंदुस्तान को। अरे तब आतंकी तंजीमों का नाम निशान नहीं होगा, तब आतंकी तंजीमों का नाम निशान नहीं होगा। फिर भारत पर आंख उठी तो पाकिस्तान नहीं होगा। कविता मैं अब पढ़ूंगा। पिछले जो वंस मोर के बाद मुझे बुलाया गया वो कविता तो मैं अब पढ़ूंगा। ये तो मैंने आपकी फरमाइश पर, आपकी इजाजत लेके ये पर्चा निकाल के कविता पढ़ दी। पर्चा निकाल के कविता पढ़ना कविता का धर्म नहीं होता, कवि का धर्म नहीं होता। मैं कविता पढ़ता हूं। मोदी इसी देश के व्यक्ति हैं, सुनिएगा मेरी बात को। और ये भारत देश है, यही वो देश है जो कभी विश्व गुरु कहलाता था। कभी वो देश है यही जो विश्व गुरु कहलाता था। लेकिन अब देश में जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, घोटाले जब आदर्श हो जाते हैं, दिल्ली की सड़कों पर गैंगरेप के कांड हो जाते हैं, और उसके बाद एक अखबार मुझे लाकर दीजिए दिल्ली गैंगरेप के बाद जिसमें बलात्कार की खबर नहीं हो। हाँ, घोटाले, ये तो दीपक जी ने बता दिया होगा ना आपको होते कैसे घोटाले। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं, हमारे देश की स्थितियों में कौन सा बदलाव आएगा, हमारा देश फिर से विश्व गुरु कैसे होगा, मैं आपको एक कविता निवेदन करता हूं। कविता मैं अब कविता पढ़ना चाहता हूं आपके बीच। यह आक्रोश की, क्रोध की भाषा थी जो अमूमन वीर रस के कवि पढ़ा करते हैं, जिसमें कहीं वीर रस नहीं होता,
लेकिन आप लोग खूब तालियां बजाते हैं। अब मैं कविता पर आता हूं और इस देश के ऐसे जगह, राजस्थान का एक ऐसा शहर जहां के लोगों की कविता प्रियता को देखना चाहता हूं, कविता के प्रति प्रेम देखना चाहता हूं। मैं कविता पढ़ता हूं जिसका शीर्षक है विश्वगुरु। मैं कविता निवेदन करता हूं कि सिंहासन के स्तुति गान में शब्द नहीं लिख सकता मैं, और चाहे जितना मोल लगा दो तनिक नहीं बिक सकता मैं। सिंहासन के स्तुति गान में शब्द नहीं लिख सकता मैं, चाहे जितना मोल लगा दो तनिक नहीं बिक सकता मैं। आतंकवाद अलगाववाद से कभी नहीं डिग सकता मैं, और कायरता के गीत गजल और छंद नहीं लिख सकता मैं सैनिक के साथ रहूंगा जो सीमा पर खड़ा हुआ, देश के स्वाभिमान की खातिर खुददारी से अड़ा हुआ। लाखों शूल बिछा दो पथ में, एक कदम भी नहीं रुकेगा, और घर घर आग लगा दो चाहे एक शीश भी नहीं झुकेगा। अरे कितने दीप बुझा दोगे तुम, नित्य नया जब दीप जलेगा, और अब जो दीप प्रज्वलित होगा वो तूफान से भी नहीं बुझेगा। ये जो दो बच्चे खड़े हैं, जो भी इनके प्रकाशक हों, इनको बिठा ले। क्या होता है कि हाँ, मैं जानता हूं ये देश का भविष्य चमकदार भविष्य है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरा वर्तमान खराब मत करो देश के भविष्य। जब जब भी ऐसी घटनाएं घटित होती है, हमारे देश का तिरंगा लज्जित होता है, तिरंगे का अपमान होता है। तिरंगे के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि 3 रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वजा देश की शान है, और वतन परस्ती श्रद्धा शक्ति संबल स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, और 3 रंग में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। जिसके खातिर फांसी झूले लहू मिलाया माटी में, वही तिरंगा अपमानित है कश्मीर की घाटी में। अपमान तिरंगे झंडे का हम किसी दशा में नहीं सहेंगे, और देशद्रोही अब किसी वेश में देश धरा पर नहीं रहेंगे। जो दिल्ली बचा नहीं पाती है, जो दिल्ली बचा नहीं पाती है मान तिरंगे प्यारे का, तो फिर कैसे दौर थमेगा भारत के बंटवारे का। देशभक्ति के सागर में जब भीषण ज्वार शुरू होगा, तारुण्यता की ताकत से फिर भारत विश्व गुरु होगा। और पंक्तियां पढ़ता हूं, आपके अंदर एक स्वाभिमान की चीती है, उसको जागृत करना चाहता हूं। आप लोग ये जो हाथ उठते हैं, ताली बजती है, इसमें बहुत ऊर्जा लगती है, बहुत ताकत लगती है। उस समय अगर आपका ब्लड प्रेशर नापा जाए तो डबल हो जाता साथ में, लेकिन उसके बावजूद ये उपक्रम आप क्यों कर पाते हैं? आपके अंदर एक स्वाभिमान की चीती है, वो जागृत होकर इस देश की बात पर ताली बजाने को मजबूर कर देती, तब आपकी तालियां उठती है। निवेदन करता हूं, जो 100 योजन लांग गया तुम उसी देव के आराधक, और सिंहों के दांत गिने जिसने तुम उसी वंश के संवाहक। जिसकी अस्थि से वज्र बना तुम हो दधीचि के अंशदान, और टूट गया पर झुका नहीं तुम उस प्रताप के स्वाभिमान। तुम पन्ना तुम झांसी रानी हाड़ी का हो शीशदान, शक्ति में हो वीर शिवा तुम हो रविंद्र का राष्ट्रगान। दृढ़ प्रतिज्ञा हो ध्रुव समान तुम अभिमन्यु के गर्भ ज्ञान, और विवेकानंद का गौरव गुरु गोविंद सिंह का हो बलिदान। अशफाकुल्लाह बिस्मिल सुहास तुम भगत सिंह शेखर महान, अरे इतिहास तुम्हारे कदमों में तुम गौरवशाली हिंदुस्तान। इस अंतर्निहित अंतस्बल का अंतर्ज्ञान शुरू होगा, इस अंतर्निहित अंतस्बल का अंतर्ज्ञान शुरू होगा। तरुणाई की ताकत से फिर भारत विश्व गुरु होगा। इतिहास शौर्य की गाथाओं के भिन्न नहीं हो सकते हैं, और बलिदानी पथ वीरों के पद चिन्ह नहीं खो सकते हैं। कुरुक्षेत्र का कण कण मानो रक्तांजलि का प्यासा है, और हल्दी घाटी माटी को फिर बलिदानों की आशा है। ऋषि अगस्त की संतानें हम महासिंधु पी जाएंगे, और महाक्रांति के कदम उठे तो सिंहासन थर्राएंगे। मैं फिर आपकी चेतना मांगता हूं, पंक्तियां पढ़ता हूं, क्या स्थितियां बन जाएगी इस देश की कि दिनकर की तरुणाई जागो, सारा देश जगाना है, और दानव दुष्ट दरिंदों का अब नाम निशान मिटाना है। घोर तमस का वक्ष चीरकर, पंक्ति पढ़ता हूं अनिल जी भाई साहब, कि घोर तमस का वक्ष चीरकर सूरज नया उगाना है, और प्राण रहे न रहे तन में पर हिंदुस्तान बचाना है। वतन की खातिर वीरों का बलिदानी दौर शुरू होगा। तारुण्य ताप की ताकत से फिर भारत विश्व गुरु होगा। अब शैलगिरी के वक्षस्थल में दावानल भीषण होगा,
अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर पहुंचूं तो मुझे एक अच्छी सी विदाई देना इस बार। अब वापस मत बुलाना, मुझे विदाई देना। निवेदन करता हूं कि अब शैलगिरी के वक्षस्थल में दावानल भीषण होगा, प्रखर प्रभंजन प्रणवीरों का रण की खातिर प्रण होगा। अब सतियों के अवसानों पर शिव तांडव दिखलाएंगे। अब जन्मेजय नाग यज्ञ के प्रण को फिर दोहराएंगे। परशुराम का फरसा फिर से क्रोधित होकर गरजेगा। दैत्यवंश अब राम कृष्ण के अवतारों से लरजेगा। काली नाग के फणकाना अब कालिंदी में कुचलेंगे। रामा युद्ध के अग्निबाण अब रावण वध को मचलेंगे। अरे युद्ध क्षेत्र में पार्थ सारथी गीता ज्ञान सुनाएंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वंदे मातरम गाएंगे। अब वीर पार्थ की प्रत्यंचा पर शरसंधान शुरू होगा। तरुणाई की ताकत से फिर भारत विश्व गुरु होगा। तरुणाई की ताकत से फिर भारत विश्व गुरु होगा। जय हिंद, जय भारत।